अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, आवाज आ रही है बेटा मेरी? आप जी सर। मुझे रिस्पॉन्ड नहीं मिला तो मुझे लगा शायद आवाज नहीं है। सर मेरी शायद हैंड फ्री में कोई मसला है। चलो देख लेते हैं। अल्लाह मालिक। आज जो स्टार्ट करना है हमने, इंडाइसिस हो गया, मैट्रिसेस हो गया और फंक्शंस हो गया, है ना? जी सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया आप लोगों का? सर प्रोबेबिलिटी नहीं, अभी तो नहीं। चल रहा है? जी सर। अच्छा, सर अब आ रही है बस। जी जी आ रही है, आ रही मैंने दोबारा लगाई ना। है। अच्छा, अच्छा। तो अब हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास कुछ, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया जाता है और मोस्ट कॉमन फॉर्मूला है वो कहलाता है डिस्टेंस सर दोबारा बताइएगा, लास्ट जो वर्ड क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला। जो मोस्ट डिस्टेंस। कॉमनली यूज होता है हमारे पास वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है सर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वो दो तरीके से आपके पास क्वेश्चन में आता है। या तो वो आपसे डायरेक्ट डिस्टेंस पूछता है, या फिर दूसरे अल्फाज में आपसे जो पूछता है वो पूछता है लेंथ। तो अब इसके जो मेरे पास फॉर्मूला है वो फॉर्मूला जो होता है वो क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पास यूज किया जाता है डिस्टेंस के अंदर। जब भी दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन होंगे, सपोज आपके पास ये बोला जाता है कि 2,8 एंड -1, फॉर एग्जाम्पल 5। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हैविंग दीज टू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं आपके पास, ये लाइन आ गई इस तरीके से। इस लाइन के अंदर हमारे पास जो है एक पॉइंट फॉर एग्जांपल ए है, और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बी है। ए जो हमारे पास है उसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो है 2,8, और जो सेकंड वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास है -1,5। अब आपसे वो ये कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ दिस गिवन लाइन सेगमेंट। इसकी लेंथ कैलकुलेट करके मुझे बता दो, या डिस्टेंस ए बी का बता दो। तो दोनों कंडीशंस में एक ही फॉर्मूला आपके पास यूज होगा, दैट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर मैं इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो सबसे पहले ये काम क्या है कि आपने अपनी वैल्यूज को डिफाइन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कह दिया कि यार ये जो मेरे पास 2 है ये हमारे पास x1 के बराबर है, और y1 हमारे पास हो गया यहाँ पर 8 के बराबर। इसी तरह x2 जो है वो हमारे पास यहाँ पे -1 के बराबर है, और y2 जो हमारे पास यहाँ पर है वो किसके बराबर है, 5 के। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसा भी है कि आप यहाँ पे x1 y1 -1 और 5 को ले लो, और x2 y2 2 और 8 को ले लो। ठीक, तो जब मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस, और y2 माइनस y1 क्या है हमारे पास, 5 माइनस 8। बात समझ आ रही है अब्दुल्ला आपको? जी सर। अब इसे जब सॉल्व करेंगे -3 का होल स्क्वायर तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 5 माइनस 8 इज व्हाट, प्लस -3। -3 -3 का होल प्लस स्क्वायर अगेन 9 इज 9। सो प्लस 9। रूट 18। और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 9 इंटू 2, तो आई कैन राइट इट 3 रूट 2 यूनिट्स।
यूनी का मतलब यूनिट्स। 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 ये डिस्टेंस के लिए हमारे पास जो इस्तेमाल किया जाता है जो होता है वो यूनिट्स होता है, ठीक है। सही, जो 3 है वो क्यूब है। 3 क्यूब नहीं है। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं फर्दर ऑन थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज इक्वल्स टू 18। तो अगर 9 का अंडर रूट मैं बाहर निकाल लूंगा तो वो 3 आ जाएगा। तो 3 अंडर रूट 2 इज द आंसर। ठीक है सर। ये बेटा नोट डाउन करो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। कर लिया सर। नेक्स्ट आपके पास जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट के अंदर हमारे पास जो काम होता है वो काम क्या है? दो कोऑर्डिनेट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन हमारे पास इस तरीके से बनी हुई है और उसके दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक आपके पास यहाँ पे ए है और एक आपके पास यहाँ पे क्या है, बी है। अब ए जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू हमारे पास है 5,8 और बी जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 3,2। वो ही आपसे कहता है कि आप इसकी सेंटर वैल्यू फाइंड आउट कर दो, जिसे मैं एम से डिनोट करता हूँ, ठीक है, या उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर दो। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो होता है वो सेपरेट एक्स एक्सिस पे अलग होता है, एक्स एक्सिस के लिए, और वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए अलग होता है। सो अगर एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है मिड पॉइंट की तो उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली y का जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो जब मैं इसकी वैल्यूज उठा के यहाँ सब्सिट्यूट करूंगा तो x1 हमारे पास यहाँ पे क्या है, किसी को भी x1 y1 ले लो और किसी को भी x2 y2। तो मैं इसे फॉर एग्जांपल x1 y1 ले रहा हूँ और इसको हम ले लेते हैं x2 y2। तो जब आप वैल्यूज को उठा के यहाँ रखोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 comma y is equals to y1 plus y2 that is 8 plus 2 divided by 2। सॉल्व करोगे तो 5 plus 3 is 8, 8 divided by 2 which will give you the answer 4। और y को सॉल्व करोगे 8 plus 2 is 10 divided by 2 which will give you the answer 5। So the midpoint of these two coordinates या लाइन सेगमेंट के जो हमारे पास हैं वो क्या निकल के आ गए, 4, 5। क्लियर? जी सर। ठीक है, जल्दी से बेटा इसे नोट डाउन करो, उसके बाद आगे स्लोप पे चलते हैं। कर लिया सर। नेक्स्ट आपके पास जो फॉर्मूला है वो है स्लोप का। स्लोप को जो दूसरे अल्फाज में कहा जाता है उसको ग्रेडियंट भी कहा जाता है। कहीं वर्ड ग्रेडियंट इस्तेमाल होता है या स्लोप इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब एक ही होता है, और उसका जो सिंबल आपके पास है वो है स्मॉल एम। ठीक है, तो अब इसके अंदर यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे बात करते हैं कि स्लोप कैसे कैलकुलेट होगा जब दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है। वही लाइन हम ले लेते हैं, यही दो सेम कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स आपके पास जो है वो है 5,8 और सेकंड जो कोऑर्डिनेट आपके पास है वो है 3,2। अब इसके अंदर जो हमारे पास काम है वो क्या है कि ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये जो y2 माइनस y1 है और अपॉन x2 माइनस x1 है, ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है वो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमारे पास, ठीक है।
अब इसके अंदर भी हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, x1 y1 किसे लो और x2 y2 किसे लो, तो किसी को भी डिफाइन करते हैं। इस दफा हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं इसे ले लेता हूँ x1 y1 और इसे ले लेता हूँ x2 y2। जब वैल्यूज को उठा के आप सब्स्टिट्यूट करोगे अपने फॉर्मूले के अंदर, तो स्लोप की जो वैल्यूज आएंगी वो आ गई m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 दैट इज 5 माइनस 3। इसे जब सॉल्व करोगे 8 माइनस 2 इज 6, 5 माइनस 3 इज 2, कैलकुलेट करोगे तो स्लोप फाइनली जो आपके पास निकल के आ गई, या ग्रेडियंट जो निकल के आया दैट इज 3। क्लियर? जी सर। चलो कॉपी डाउन करो, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। हो गया सर। अच्छा जी, अब आपके पास जो है, हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस की और परपेंडिकुलर लाइंस की। सपोज कि अगर मेरे पास यहाँ पर पैरेलल लाइन की डिस्कशन करते हैं और उसके स्लोप के बारे में देखते हैं कि दो पैरेलल लाइंस हैं, एक आ गई मेरे पास लाइक दिस जिसे नाम हमने दे दिया ए बी का, और सेकंड हमारे पास जो है उसे हम नाम दे देते हैं सी डी का। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास इसकी जो स्लोप कैलकुलेट होगी दैट इज m1, और जो सेकंड होगी उसकी स्लोप हो जाएगी हमारे पास m2। तो अगर तो दो लाइंस आपके पास मौजूद हैं ए बी और सी डी, तो हमेशा याद रखना इनके जो स्लोप होंगे वो आपस में दोनों बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास m1 का स्लोप गिवन होता है या किसी भी मेथड के जरिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 या ग्रेडियंट 3 मेरे पास निकल के आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि m1 इज इक्वल्स टू m2, क्योंकि फॉर्मूला है, तो m1 की जगह अगर मैं 3 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली m2 का जो आंसर बन जाएगा वो भी 3 बन जाएगा। यानी जो स्लोप मेरे पास m1 की निकल के आई वही स्लोप आपके पास m2 की निकल के आ जाएगी, अगर तो दोनों लाइंस पैरेलल है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मेरे पास दो लाइंस हैं और दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कंफ्यूजन ये होती है कि यार लाइंस जो मेरे पास है वो परपेंडिकुलर हैं, तो वो ये समझते हैं कि लाइंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो ये मेरे पास एक लाइन है जिसे मैंने नाम दे दिया यहाँ पे ए बी का, और सेकंड जो मेरे पास लाइन है वो मैं बना रहा हूं इधर लाइक, इसे नाम दे दिया मैंने सी डी का। तो ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल अपने पास बना रही है। तो परपेंडिकुलर मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि वो लाइन एग्जैक्टली सेंटर से मेरे पास पास ऑन होनी चाहिए, यानी यहां से। ठीक है, तो यहां से जब मेरे पास लाइन पास ऑन होगी तो मैं ये कहूंगा ये एग्जैक्टली सेंटर से गुजर रही है, तो ए बी को उसने क्या किया है, बाइसेक्ट किया है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बट इन दिस केस यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर की लाइन की बात कर रहा हूँ। वो बाइसेक्टर भी हो सकती है या वो किसी कॉर्नर से भी गुजर सकती है, बस शर्त यह है कि वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अगर दो लाइंस मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर होंगी, तो उसका जो हमारे पास फॉर्मूला यूज किया जाता है वो फॉर्मूला होता है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स -1। तो ए बी अगर फॉर एग्जांपल m1 आपके पास है और सी डी आपके पास यहाँ पे m2 मौजूद है, और m1 की वैल्यू मैं आपको 5 दे देता हूँ, तो आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे? यहाँ पे आपने 5 रखा, मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स -1। तो m2 की जो वैल्यू आपके पास निकल के आई वो क्या आ गई, -1/5। ये आपके पास m2 की कैलकुलेशन। तो पैरेलल के अंदर m1 बराबर होता है m2 के, और परपेंडिकुलर की जब बात की जाएगी तो परपेंडिकुलर के अंदर आपके पास फॉर्मूला यूज किया जाता है, जो फॉर्मूला क्या होता है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1। इसको जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका डायरेक्टली m2 का आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गई मेरी बात। जी सर। ठीक है बेटा, कैलकुलेट करो।
जल्दी से कॉपी डाउन करो, उसके बाद आगे चलो। हो गया सर। ठीक है, अब देखते हैं कुछ फॉर्मूला हमारे पास इक्वेशन फॉर्मिंग के। अगर क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन और कंडीशंस कुछ गिवन होगी, तो उन कंडीशंस के जरिए हम किस तरीके से फॉर्मूले लगाते हैं वो सबसे पहले देखते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 हमारे पास जो है वो क्या है कि अगर सपोज आपके पास एक स्लोप गिवन है m इज इक्वल्स टू 3 और एक कोऑर्डिनेट गिवन है 3, -2, और वो आपसे कहता है कि जो है आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो इसके दो फॉर्मूले मेरे पास है। सबसे पहला फॉर्मूला जो कहलाता है वो होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सबसे पहला फॉर्मूला जो मोस्ट जनरल फॉर्मूला है वो हमारे पास है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब इसे सॉल्व किस तरीके से करोगे? y की वैल्यू हमें पता है वो क्या है, -2 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, x की वैल्यू हमारे पास अगेन 3 प्लस सी। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा -2 और ये +9 बन गया, इधर आके हो गया -9, तो आंसर आपके पास आ गया -11। तो c की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई आपके पास, -11। अब जब फाइनली आपके पास इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे अपनी वैल्यूज, तो x और y को नहीं लिखोगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m की जगह आप वैल्यू डालोगे 3, x वैसे ही लिखे रहने दोगे और प्लस c की जगह डाल दोगे -11 सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो फाइनल जो आपकी इक्वेशन बनी वो क्या बन गई, y इज इक्वल टू 3x -11। सही है। जी सर। अब कुछ लिखने का पैटर्न होता है, कुछ लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू 3x -11 पे, कुछ टीचर्स इसे लिख लेते हैं 3x और पॉजिटिव y है, इसे जाके इधर नेगेटिव y करते हैं, -11 इज इक्वल्स टू 0। यानी उन्होंने राइट हैंड साइड बिल्कुल एम्प्टी कर दी। तो आप दोनों में से कोई भी पैटर्न लिख लो, आंसर दोनों में सेम आता है, तो ये आपके दोनों ही आंसर सही होंगे। सही है। दूसरा जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, एक तो हो गया ये वाला फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का। दूसरा जो फॉर्मूला हमारे पास यूज किया जाता है वो होता है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। सेम आपके पास फॉर्मूला है, यानी ये फॉर्मूला भी सेम कंडीशंस के ऊपर अप्लाई किया जाता है जब एक स्लोप गिवन होगी और एक कोऑर्डिनेट गिवन होगा। जब मैं वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो y और x में कुछ नहीं सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब जो सब्स्टिट्यूशन होगी मेरी वैल्यूज की वो होगी y1 के लिए जो -2 है, m के लिए जो 3 है और x1 के लिए जो यहाँ पे 3 मौजूद है। ठीक है। जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y माइनस और ये वाला माइनस हो गया +2 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है 3, x माइनस और 3, x1 की वैल्यू क्या है 3। जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9, और इसे जब मैं अरेंज करूंगा तो ये बन जाएगा 3x, ये प्लस y है, इधर जाएगा राइट हैंड साइड पे तो -y, -9 है, +2 था राइट हैंड साइड पे आया -2 इक्वल्स 0। तो ये आपके पास हो गया 3x माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों आपने देखा कि मैं दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ पर्टिकुलर कंडीशन पे तो आंसर मेरा सेम निकल के आएगा। ये देखो ये भी सेम है और ये आप चेक करो ये भी same। सर जी। सही है, y और y1 अलग है। y और y1 अलग है, बिल्कुल। जब मैं फॉर्मूला नंबर 1 यानी ये वाला पार्ट ए पे अप्लाई करता हूँ तो क्योंकि यहाँ दूसरे y और x नहीं है तो मुझे हर हाल में यहाँ y और x की जगह कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करने पड़ते हैं। लेकिन जब मैं सेकंड फॉर्मूला यानी फॉर्मूला बी यूज करता हूँ तो ये आपके पास क्योंकि y1 और x1 की सहूलत मौजूद है, तो फिर आप डायरेक्टली जो y1 x1 की कोऑर्डिनेट्स है वो वहीं सब्स्टिट्यूट करते हो, xy को वैसे ही छोड़ देते हो। बात समझ आई?
जी सर। और सर पहली वाली जो वो थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसमें c क्या है? C इज बेसिकली द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है मेरे पास कि सपोज अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे जरा देखो, ये आ गया और ये हमारे पास एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और मेरे पास एक लाइन गुजर रही है जो फॉर एग्जांपल इस तरीके से होती हुई गुजर रही है। तो इसने बेसिकली वाई एक्सिस पर जो कट की तो वो वैल्यू थी -11। तो ये बेसिकली आपके पास क्या हुआ, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट होता क्या है, मेन वाई एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट है, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 0, -11, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू तो 0 होती है और y की वैल्यू -11 है। सही है। सिमिलरली अगर यहाँ पे x की मैं बात करूंगा तो x एक्सिस पे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 2 है, तो y की तो होती ही 0 है। पूरे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 और पूरे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। तो बेसिकली y एक्सिस के जो आंसर्स होते हैं ये हमेशा y इंटरसेप्ट कहलाते हैं और यही आपके पास c की वैल्यूज होती है। क्लियर? जी सर। अब्दुल्ला अच्छे से समझ आया बेटा? जी सर। सर एक और बात, एक्स जी। एक्स इंटरसेप्ट का नहीं लिखेंगे हम कुछ? नहीं, यहाँ x इंटरसेप्ट की कोई बात नहीं, यहाँ y इंटरसेप्ट की बात कर। ठीक है सर। ठीक है, इसे कॉपी डाउन कर लो फिर जी आगे चलो। सर, कर लिया, कॉपी कर लिया। चलो, अब आपके पास आता है इक्वेशन फॉर्मिंग के लिए कि अगर मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो मैं इक्वेशन उसकी किस तरीके से फॉर्म करता हूँ। सपोज मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3, 2 और कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 4, और आपसे ये क्या कहा जा रहा है, यू हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है फॉर्मूला जो यूज किया जाता है वो फॉर्मूला होता है y-y1 अपॉन y2 - y is equals to x minus x1 अपॉन x2 minus x1। अब यहाँ भी सॉल्व करने के दो पैटर्न है। एक तो हो गया ये वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखवाया आपको, ये डायरेक्ट पैटर्न कहलाता है, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अपनी वैल्यूज को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। x1 y1 किसी को भी डिफाइन कर दो, मैंने ये कह दिया यार ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया आपके पास और ये y2 हो गया। जब मैं वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो y तो वैसे ही रहा, -y1 की जगह क्या लिखूंगा 2 अपॉन y2 - y1 यानी 4 - 2 इक्वल्स x माइनस और माइनस प्लस हो गया क्योंकि नेगेटिव फॉर्मूले का और नेगेटिव वैल्यू का, तो +3 डिवाइडेड बाय x2 - x1 यानी 1 +3। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा y-2 और क्रॉस मल्टीप्लाई भी मैं हाथ के हाथ कर रहा हूँ, तो 3 + 1 हो गया 4, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया इक्वल्स 4 - 2 इज 2 और यहाँ पे आके x + 3 से मल्टीप्लाई हो गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4y -4 2 8 इक्वल्स 2x + 3 × 2 is 6। अब मैं इसे फर्दर ऑन सॉल्व करूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर अरेंज करते हैं तो 2x -4y राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ और +6 और राइट हैंड साइड पे 8 शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल्स 0। तो ये क्या इक्वेशन बन गई, 2x - 4y + 14 इज इक्वल्स टू 0। अब चाहो तो इसमें से आप 2 कॉमन निकाल लो क्योंकि 2 सब में कॉमन है, तो x - 2y + 7 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि मोस्ट सिंप्लीफाइड पे आंसर एग्जैक्टली आता है, बिल्कुल सही है। तो और जो सीआईज वाले हैं वो भी आपका जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म मांग रहे होते हैं इक्वेशन की। तो जो आंसर बना, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके 0 से डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा, तो x - 2y + 7 इक्वल्स 0। क्लियर? जी सर। बेटा ये कॉपी करो, फिर इसी का दूसरा पैटर्न बताता हूँ कि किस तरीके से इसे सॉल्व करना है।
हो गया सर। ओके। अब हमारे पास क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स या आपके पास जो है फॉर्मूला नए बताने से बेहतर या नए फॉर्मूले करने से बेहतर कि यार बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, उसे याद कैसे किया जाए। तो वो पुराने फॉर्मूले के जरिए जो है इनकी वैल्यूज या इसकी इक्वेशन आसानी के साथ फॉर्म कर लेते हैं। कैसे होती है वो, ये हो गया पैटर्न नंबर ए। पैटर्न बी वो क्या यूज करते हैं, वो सबसे पहले काम ये करते हैं कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से क्या या कर लेते हैं, स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से स्लोप कैलकुलेट करता हूं तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3। तो 4 माइनस 2 आपके पास 2 हो गया और 3 प्लस 1 इज 4, कैंसिलेशन करोगे तो आंसर जो आया वो आ गया 1/2। ये आपके पास स्लोप हो गई। अब वो नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करते हैं, पुराना वाला जो फॉर्मूला हमारे पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या फिर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला यूज करते हैं और इसके जरिए y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पर क्योंकि सिंगल कोऑर्डिनेट की बात की जा रही है तो कौन सा कोऑर्डिनेट लें, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 1,4। 1,4 को जब आप रख के यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, y की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या निकल के आई 1/2, x की वैल्यू आपके पास क्या है 1 और प्लस c। अब यहाँ पे 4 इज इक्वल्स टू एलसीएम जब लोगे c के साथ तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2c अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2c, तो ये क्या हो गया 7 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c। अब ये फिर क्या होगा, फाइनली एट द एंड आप आके सारी वैल्यूज को उठा के इक्वेशन में रख दोगे तो y की वैल्यू आपने क्या रखी यहाँ पर 4 ली थी इज इक्वल्स, सॉरी y तो लिखते ही नहीं है, तो y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू आपने क्या ली थी यहाँ पर 1/2, x आपके पास वैसे ही आ गया और c की वैल्यू क्या है 7/। डिनोमिनेटेड डिनोमिनेटेड दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 7 बन गया और अब इसे अरेंज कर लोगे तो x प्लस 2y इधर आके माइनस 2y हो गया प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। बात समझ आई कुछ, कि आप दोनों मेथड के जरिए आपका आंसर दोनों मेथड के जरिए एक ही निकल के आया, चाहे तो आप फॉर्मूला याद कर लो या आप मेमोराइज कर सकते हो, तो इसमें एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं, आपने फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। और सिमिलरली इसके अंदर आपके पास अगर नहीं याद होता फॉर्मूला तो फिर वही कर सकते हो कि पहले स्लोप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, स्लोप कैलकुलेट करने के बाद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगा के अपनी वैल्यूज कैलकुलेट आसानी के साथ कर सकते। क्लियर? सर एक क्वेश्चन है। बोलो। जो पहला वाला जो हमारा था y-1 वाला, उसमें जो आंसर आया उसमें आपने 2 कॉमन लिया था लेकिन फिर आपने 2 हटा दिया। यहाँ से कह रहे हो, जी सर। तो बेटा जब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे डिवाइड होगा, 0 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 0। तो इसी वजह से जो है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला कि सीआईज वाले क्या करते हैं कि आपके पास मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर जो होता है उसे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो सिंप्लीफाइड तो यही है कि यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल के आ रहा, ऊपर तो 2 आ रहा था, इस वजह से। ठीक है सर। बेटा ये कॉपी करो दोनों मेथड, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है सर।
हो गया सर। अब आपके पास जो है एक नई टर्म आपके सामने आएगी, जिसे कहा जाता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये क्या चीज होती है, कुछ आइडिया? नहीं सर। देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूं टेंजेंट क्या चीज होती है, सपोज मैंने एक सर्कल बनाया लाइक दिस, और एक लाइन पास हो रही है सर्कल से जो एग्जैक्टली उस सर्कल को एक पॉइंट पे टच होते हुए गुजर गई। यानी इस सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच होते हुए ये लाइन पास ऑन हो गई, ये कहलाती है टेंजेंट। सही है। अब इसी लाइन के अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूं लाइक दिस, सो दिस इज, जो 90 डिग्री पे बना रही है, दिस लाइन इज नोन एज अ नॉर्मल। ये बात समझ आती है? जी सर। सही है। अब आपसे ये कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन of tangent and equation of normal। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों उसने आपसे कह दिया। तो देखो, इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, जो फॉर्मूला है वो आपके पास एक ही फॉर्मूला यूज होता है, वो है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे जो भी गिवन कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि आपसे बोल रहा है एक कोऑर्डिनेट गिवन है और एक स्लोप गिवन है, फिर आप सी कैलकुलेट करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आसानी के साथ बना लो। सही है। लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज बेसिकली द परपेंडिकुलर। अगर मैं इसे m1 कहता हूं तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है टेंजेंट के। तो मैं ये लिख सकता हूं m2 इज इक्वल्स टू -1/m1, ये लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ m1 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया। तो अगर ये मैंने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो बन जाएगी वो क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू, अब ये जो आपके पास m2 है वो बन जाएगा -1/m1, और फिर आ जाएगा x प्लस सी। ये आपके पास जो इक्वेशन आ गई, ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सर तो हम M1 किसको लेंगे, नॉर्मल को या टेंजेंट को? m1 हमेशा टेंजेंट को लोगे। सर क्या चीज, दोबारा रिपीट करिए। m1 हमेशा टेंजेंट को लोगे। यानी फॉर, देखो ये M1। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि इक्वेशन तो आपकी यही रहेगी ऐसे ही। सही है। तो m1 आप हमेशा इसको लोगे। ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जब मैं वैल्यूज को आगे पीछे करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होके क्या हो जाएगा, -1/m1 हो जाएगा, तो वो नॉर्मल हमें दे देगा। सही है। क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे ये कहा कि m1 जो गिवन है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 गिवन है, और कोऑर्डिनेट आपको दे देता हूँ 1,2। अब मैं ये कह रहा हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों बता दो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या लगा दोगे, डायरेक्ट वही लगा दोगे, y की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1 प्लस सी। यही यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला, सेम y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी वाला। इसे अरेंज करोगे तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस सी, और सी की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि 2 - 2 हो जाएगा। सही है। जी सर।
अब मैं अगर वापस इस इक्वेशन में से रखता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये बन जाएगी y इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू क्या थी, 2 थी, x की वैल्यू x ही रहेगी और c 0 था, तो इक्वेशन आ गई y इज इक्वल्स टू 2x। ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसमें मसला कोई, ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कोई मसला इसमें? नहीं सर, तो सर वो एम एक्स प्लस सी थी, तो अगर एम हम 2 लेते हैं तो फिर सी 0। देखो सुनो सुनो, अभी इनसे मैं बता रही, ये समझ आया मैंने क्या काम किया? और समझो यहाँ m1 m2 कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ m गिवन है। ये समझ आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ठीक है नॉर्मली निकला है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, सही है। जी सर। अब मैं कह रहा हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे, इस स्लोप का परपेंडिकुलर निकालो। इस स्लोप का अगर मैं परपेंडिकुलर निकालता हूं, मैं यहाँ पे ये डायग्राम रख कर रहा हूँ। अगर इस स्लोप का मैं परपेंडिकुलर निकालता हूं, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स -1। तो m1 अगर ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 2 के बराबर, तो m2 क्या आ जाएगा, -1/2। ये बात सही है। जी सर। अब जो नॉर्मल के लिए यूज करोगे, वो नॉर्मल के लिए ये स्लोप यूज करोगे, समझ आई? तो अगर तो तुम ऐसे समझ लो कि ये पूरी की पूरी बराबर है m2 के, तो भी सेम बात है, क्योंकि ये मैंने बेसिकली परपेंडिकुलर की फॉर्म फॉर्म में ये फॉर्मूला लिख दिया। तो तुम इसे लिख दो y इज इक्वल टू m2x प्लस c। तो m2 क्या चीज है, बेसिकली ये वैल्यू है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, m2 की वैल्यू क्या है, -1/2 x प्लस c। अब x और y तो वही है आपके पास, सेम 1,2। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू -1/2 और x की जगह 1 वैसे ही रहा, प्लस c।